हेलो एवरीवन, आज हम सेट नंबर 2 का लेक्चर 6 कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन डी यानी खंड दा का क्वेश्चन 4 का। देखिए, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रांतिक कोण। देखिए भाई, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिवाइडर। ऊपर का माध्यम यहाँ पे ले लो सघन है और नीचे का माध्यम ले लो यहाँ पर विरल है। ओके, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। भाई अभिलंब क्या है, तो जहाँ प्रकाश की किरण टकराती है वहाँ से हम क्या खींचते हैं, एक अभिलंब इस तरीके से डालते हैं। तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो इस तरीके से ये अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट जाएगी। ओके, तो ये वाला देखो अभिलंब और ये वाला देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को हम कहते हैं आपतन कोण, और यह है अभिलंब और यह है अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण आ। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यह अभिलंब है, इससे दूर हट रही, लेकिन एक स्थिति, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हम आई की वैल्यू इस आपतन कोण को लगातार बढ़ाते चले जाएं तो ये वाला ऊपर उठता चला जाएगा। ये देखो, इसको जब बढ़ाओगे नीचे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, ये अपवर्तित किरण है वो इस तरीके से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। उस केस में अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में जितना भी आपतन कोण होगा वही हमारा कहलाएगा क्रांतिक कोण सी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एक बार और समझ लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसमें बिल्कुल मेन अपने डायग्राम में। देखिए भाई, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते चले जाएं, तो अपवर्तन कोण है, जो अपवर्तन कोण है ये बढ़ता चला जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो उस केस में आपतन कोण का मान जो भी होगा वही हमारा कहलाएगा क्रांतिक कोण। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर जो आई जितना भी होगा वही कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण सी। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब उस समय बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं, देखो ये तो हमने पढ़ लिया क्रांतिक कोण। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना ये वाला प्रकाशिक तंतु। ठीक है, यह है प्रकाशिक तंतु और इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आपने ऑप्टिकल फाइबर को देखा होगा, मैं आपको इसकी पिक्चर स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, आप देखना ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में है क्या। हमारे घरों में डेकोरेशन में जो लाइट्स का यूज़ होता है, हम कभी कभी लगाते हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स झालर टाइप की होती है, वही हमारा प्रकाशिक तंतु है। एक बार जब उसकी पिक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, हाँ ये है प्रकाशिक तंतु। देखिए, प्रकाशिक तंतु जो होता है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में पूछा गया है तो साथ में हम दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश किरण देखो यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है यहाँ पर अब आ चुकी है, लेकिन अब एक पोजीशन ऐसी आएगी, इसको जब तुम और बढ़ा दोगे, मतलब जब हमारा क्रांतिक कोण आई से ज़्यादा हो जाएगा, जब हमारा आई है, हमारा आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाएगा, जब हमारा आई क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाएगा, मतलब इस प्रकाश किरण को और नीचे को लेकर आओगे, तो अब ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश की किरण अब ये यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ तक पहुँची थी तो हमारा बन गया था ये क्रांतिक कोण, लेकिन अब इस क्रांतिक कोण से भी अधिक आपतन कोण को करोगे तो ये प्रकाश की किरण अब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये कहलाता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसी सिद्धांत पे आधारित हमने बनाया है प्रकाशिक तंतु। तो अब हम समझेंगे प्रकाशिक तंतु। ठीक है, देखिए भाई, प्रकाशिक तंतु को हम समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लो, बाकी हमने डायग्राम वगैरह पूरा बना रखा है। चलो पहले इसकी हम ये समझते हैं डायग्राम। तो प्रकाशिक तंतु के अंदर एक क्रोड होता है, दूसरा होती है क्लॉडिंग। ठीक है, क्लैडिंग जिसको हम कहते हैं, एक क्रोड और दूसरी क्लैडिंग।
क्लोड जो होता है देखो, इसकी जो साइज होता है, इसका जो आकार होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, लगभग हमारे बाल के बराबर का साइज। जो हमारे बाल जितना मोटा होता है ये उतना ही मोटा प्रकाशिक तंतु होता है। मतलब प्रकाशिक तंतु की एक लड़ी जो होती है, प्रकाशिक तंतु की जो एक लड़ी होती है वो 0.1 मिलीमीटर, लगभग हमारे बाल के बराबर होती है। अब उसके अंदर हम इस घटना को घटवाते हैं, कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, तो सबसे पहले एक अंदर एक बेलनाकार आपको दिख रहा है, यह है क्रोड, और एक इसके ऊपर एक आवरण लगा है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग। आवरण, इस क्लैडिंग का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हम किसी दीवार को जब खड़ी कराते हैं तो उस दीवार को सुरक्षा प्रदान किससे करवाते हैं? सेफ जोन उसका हम कैसे बनाते हैं? जब उसके ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं, तो प्लास्टर का काम करेगा यहाँ पर कौन? हमारा क्लैडिंग। तो ठीक है, एक अंदर हमने बेलनाकार बना दिया, उसके ऊपर चारों तरफ हमने क्लैडिंग करा रखी है। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे ही हम प्रकाश को आपतित कराएंगे, अब देखो जो तुम प्रकाश को आपतित करा रहे हो, इसमें जो एंगल है, किस एंगल से भेजोगे बताओ कि पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना घटे? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? आई का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक करना पड़ेगा। इस एंगल पर हमें भेजना पड़ेगा यहाँ पर आपतित प्रकाश। जब इस एंगल पर भेजोगे तो यहाँ से प्रकाश जब अंदर जाएगा तो यहाँ से टकराएगा और उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा। तो घटना कौन सी घट रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो उसी माध्यम में ये प्रकाश इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये काम होता है हमारा क्लैडिंग का, यानी मतलब प्रकाशिक तंतु का, प्रकाशिक तंतु का। तो प्रकाशिक तंतु का काम क्या है? अगर हम एक प्रकाश को, किसी प्रकाश को अगर हमें दूर भेजना है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित प्रकाशिक तंतु की हेल्प से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश सिग्नल को भेज सकते हैं। ओके, डेकोरेशन में हम इसका यूज़ लेते हैं, और बाकी हम अगर हमें सिग्नल भेजना होता है, ठीक है, प्रकाशीय सिग्नल भेजना होता है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रकाशिक तंतु का। देखिए परिभाषा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है जब आपतित प्रकाश प्रकाशिक तंतु की आंतरिक सतह पर, प्रकाशिक तंतु की आंतरिक सतह जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोड से टकराता है, जिसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, और ये घटना प्रकाशित तंतु में बार बार दोहराई जाती है। ये है अपना प्रकाशिक तंतु। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और, ये मैंने लिख रखा है। प्रकाशिक तंतु में ऊर्जा की हानि के बिना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है, और यहाँ पर सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तथा इसका उपयोग सजावटी सामानों में भी किया जाता है। तो ये था अपना प्रकाशिक तंतु। तो आई होप ये प्रकाशिक तंतु आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट